हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत वाज सेट अप इन 1906 इन। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है अभिनव भारत रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन इंडिया में 1906 में कहाँ पर सेटअप करी गई थी। होपफुली अभी तक आपने इसका आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहाँ पर, पूना। अब देखिए, इंडिया में रेवोल्यूशनरी एसोसिएशंस को क्यों फॉर्म करा जा रहा है और अभिनव भारत को किसके द्वारा फॉर्म करा गया था, वीडी सावरकर। सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि अभिनव भारत का मेनली एम क्या था। देखिए, इंडिया में एग्जैक्टली जो रेवोल्यूशनरी एसोसिएशंस थी उनको चाहिए था फंड। और फंड किस लिए, हथियार के लिए, कि हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर सकें और ब्रिटिशर से जल्दी आज़ादी ले सकें। और उसके लिए चाहिए होता है पैसा, फंड। अब यहाँ एग्जैक्टली अभिनव भारत का रोल क्या था कि नॉर्थ अमेरिका में, मैं यहाँ पर एनए लिख रहा हूँ सिर्फ नॉर्थ अमेरिका को, एंड यूरोप में जितने भी इंडियंस रहते हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जागरूक करना। और अगर वहाँ पर हम अपने सेंटिमेंट्स दिखा पाएँ कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो डेफिनेटली हम फंड्स को रेज कर पाएंगे और उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करना ईजी रहेगा। देखिए, अब आप कहेंगे कि इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ क्यों हो रही थी और कब हो रही थी, तो आपको दोनों फेज पता होना चाहिए। 1902 मेनली हम कंसिडर करते हैं, 1914 तक फर्स्ट फेज चला था। उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था 1923 से लेकर 1931। तो ये दो फेज में हमें ज़्यादातर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिली थी। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था और इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर क्या कर रही थी। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करा गया था 1885 में, और यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस बातचीत करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। और जो भी मसले होते थे और छुटपुट जो रिवोल्ट होते थे हमारे इंडिया में, वहाँ पर उन मसलों पर ब्रिटिशर से बातचीत करती थी और उनको सुलटाने का काम करती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इनिशियल फेज है 1885 से लेकर 1905 तक, तो उस फेज में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर बात ही नहीं करी कि देश को आज़ादी मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर जो मसले हैं एक तरह से बातचीत करके मसले सुलझाए जा रहे हैं। 1906 में जब एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर एंटर करते हैं और बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर हो जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्वराज वर्ड इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उसके बाद 1915 में जब गांधी जी की एंट्री होती है, तो हम डोमिनियन स्टेटस की डिमांड बहुत तेज़ी से करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये डिमांड चलती है नेहरू रिपोर्ट तक। नेहरू रिपोर्ट 1928 ऑफिशियली हम लिखित रूप में देते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, लेकिन ब्रिटिशर्स का ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता नहीं है। फिर फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक तरह से ब्रिटिशर्स पर विश्वास था और एक पेशेंस था, वो जवाब दे जाता है। फिर 26 जनवरी 1930, यहाँ 26 जनवरी है 1930, जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट टाइम यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और इस दिन तिरंगा झंडा भी लहराया जाता है। तो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। और रेवोल्यूशनरी एसोसिएशंस जो हैं हम एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वन। मित्रा मेला, ये भी सावरकर ब्रदर्स के द्वारा फाउंड करी गई थी 1899 में पूना में। अनुशीलन समिति फर्स्ट, गजेंद्र नाथ बोस 1902। मिडनापुर अभिनव भारत, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी, वीडी सावरकर ने फाउंड की थी 1906 में पूना। स्वदेश बंधव समिति अश्वनी कुमार दत्त 1905 बारासल। उसके बाद अनुशीलन समिति सेकंड, बरिंदर घोष भूपिंदर दत्त 1907 ढाका। भारत माता सोसाइटी अजीत सिंह एंड अम्बा प्रसाद 1907 पंजाब। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जोगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिंद्र नाथ सन्याल 1924 कानपुर। एंड नौजवान सभा भगत सिंह जी 1926 लाहौर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। इसको जस्ट आपने रिवाइज करना है। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी मैं कवर अच्छे से करवा चुका हूँ। तो वो सेशंस को आप देखिएगा, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ल्ड फेमस रॉक कट कैलाशा टेम्पल एट अलोरा वाज बिल्ट बाय द। ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए है मौर्यस, ऑप्शन बी है पल्लवा, ऑप्शन सी है चालुक्य एंड ऑप्शन डी है राष्ट्रकूटास। तो आपको बताना है कि जो कैलाशा टेम्पल है अलोरा की गुफाओं में, इसको किसके द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटास। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे तो इतना कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता,
कि एग्जैक्टली कैलाशनाथ टेम्पल आपको कौन सी केव में देखने को मिलता है, मतलब कौन सी नंबर की केव में देखने को मिलता है, केव 16। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार हरियाणा में ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है। तो मैं सभी के सभी जितने भी स्टेट्स हैं उनके जितने भी ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं, इवन पीसीएस लेवल के एग्जाम, एसएससी, रेलवे के एग्जाम, तो उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें हम लोगों को काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं कई बार। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको आप याद करना, क्या पता आपके पेपर में ये आपको देखने को मिले। और ये राष्ट्रकूटास ने बनवाया था, और राष्ट्रकूटास के कौन से राजा ने बनवाया था, कृष्णा फर्स्ट। और कृष्णा फर्स्ट का जो टेन्योर है 756 773 एडी के इन बिटवीन में इन्होंने ये टेम्पल बनवाया था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच रॉक शेल्टर इन इंडिया बियर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग। ऑप्शन ए है राखी गाड़ी, ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है आदमगढ़। तो आपको सबसे ज्यादा पेंटिंग कौन से रॉक शेल्टर, मतलब कौन से एग्जैक्टली साइट में देखने को मिलेंगी। राखी घाटी है हिसार के पास, काफ़ी फेमस साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और इस पर अभी भी एक्सकवेशन चल रहा है, और ओल्डेस्ट साइट भी है, लार्जेस्ट भी है, और इंटरेस्टिंग साइट है काफ़ी। इसमें हमें काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है। बट चलिए इसका आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका केव्स हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में। एग्जैक्टली मध्य प्रदेश में कहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देखिए भोपाल आपने डेफिनेटली सुना होगा, और काफ़ी पॉपुलर सिटी है। भोपाल से अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे 45 किलोमीटर के आसपास, तो आपको भीमबेटका केव्स देखने को मिलेंगी। और भीमबेटका केव्स कितनी है टोटल, 760 के आसपास। 760 केव में से 500 केव्स जो हैं वहाँ पर आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। और ये जो पेंटिंग्स है ना, ये मोर देन, मतलब आप ऐसे समझ लो, प्री हिस्टोरिक जो टाइम पीरियड है, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड से आपको ये पेंटिंग देखने को मिलेंगी। स्टोन एज आप कंसीडर कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज, ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, एंड ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के फादर कौन थे, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। और इनका ओरिजिनल नाम क्या था, केशव गंगाधर तिलक, या फिर हम इनको लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। और इनका एग्जैक्टली जन्म कब हुआ था, 23 जुलाई 1856, और इनकी डेथ कब हुई थी, 1 अगस्त 1920। और इनका जो योगदान है फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के लिए, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। एंड ही वाज एन इंडियन नेशनलिस्ट, जर्नलिस्ट, टीचर, सोशल रिफॉर्मर, लॉयर, फ्रीडम फाइटर, और बहुत ही पॉपुलर लीडर। तो यहाँ पर अगर हम देखें बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देखिए इनका मेनली एम था कि हमारे देश को ना आज़ादी मिले, और हम लोगों को बातचीत करने से आज़ादी नहीं मिल सकती, हमें यहाँ पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करनी होंगी, कुछ एक्सट्रीमिस्ट स्टेप उठाने होंगे ब्रिटिशर्स के एंगेज में। और ब्रिटिशर से अगर हम मांग की आज़ादी लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये इनकी स्टेटमेंट है। और डेट्स वाई ब्रिटिशर्स इनको कहते थे फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। तो ये भी आपने यहाँ पर याद रखना है, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैटल ऑफ हाइडसपस वाज फाउट बिटवीन, ऑप्शंस यहाँ पर हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्जैक्टली किस किस के बीच में हुई थी। फर्स्ट है सिकंदर, सेकंड है पोरस, थर्ड है धनानंद, एंड फोर्थ है सेल्कस निकेटर। और यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हुई थी बैटल ऑफ हाइडसपस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। और अगर हम एंशियंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, आई थिंक सबसे फर्स्ट बैटल है जिसको हम सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब काफ़ी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस बैटल में क्या क्या हुआ था। देखिए सिकंदर चला था एग्जैक्टली ग्रीक मैसिडोनिया से 335 बीसी के आसपास, और इसका मेनली लक्ष्य क्या था, इंडिया को जीतना या पूरे वर्ल्ड को जीतना। और ये समझता था कि इंडिया के एंड में समुंदर है और इसके पास बस दुनिया है ही नहीं।
तो इसका जो ये सपना था कि पूरे वर्ल्ड को जीतना, और उसको ये सफल करते हुए आ रहा था लगभग 327 बीसी के आसपास, जब ये इंडिया के जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला, वहाँ पर पहुँचता है। तो इसको हेल्प मिलती है एग्जैक्टली जो वहाँ पर एक रूलर होते हैं, इनका नाम होता है अम्बी। अम्बी से इनको हेल्प मिलती है। और अम्बी कहाँ के रूलर हैं ये आपको पता होना चाहिए, तक्षशिला के। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अम्बी। अम्बी कहाँ के रूलर हैं, तक्षशिला के। तो ये इनकी स्पोर्ट में होते हैं सिकंदर की। और जैसे ही ये तक्षशिला में पहुँचते हैं उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होता है पोरस, पोरस किंगडम। और ये पोरस किंगडम को एक तरह से इनविटेशन भेजते हैं कि आप अपना जो एरिया है वो खाली कर दो, सरेंडर कर दो, अदरवाइज हम आप पे अटैक करेंगे। तो पोरस के जो राजा होते हैं तो वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप बैटल लड़िए। और इन दोनों के बीच में बैटल होती है, और इस बैटल को हम हाइडस्पस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाइडस्पस के किनारे लड़ी गई थी। हाइडस्पस एग्जैक्टली हम झेलम नदी को कहते हैं। ये ग्रीक लोग अपने हिसाब से नाम रख लेते थे, तो इन्होंने झेलम का नाम रखा था हाइडस्पस। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये बैटल हुई थी 326 बीसी में। और इस बैटल में मेनली अगर हम बात करें, ये बैटल हुई कहाँ थी, कौन से प्लेन एरिया में हुई थी एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्लेन ऑफ कारी, जो हाइडस्पस के बिल्कुल पास था, कारी वाला रीजन, यहाँ पर हुई थी बैटल। और ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में ही पूछा हुआ है। तो इस बैटल में जो सिकंदर है वो पोरस के राजा को हरा देता है। आसानी से नहीं हराता, काफ़ी मुशक्क़त से हरा देता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर होते हैं पोरस। और इनकी दृढ़ निष्ठा को देखते हुए एग्जैक्टली इन्होंने जिस तरह से बैटल लड़ी, मतलब इनके कोरेस को देखते हुए, जो सिकंदर है वो इनका एरिया इनको वापस कर देते हैं। सिकंदर को हम द ग्रेट अलेक्जेंडर भी कहते हैं। और उसके बाद 326 बीसी में नेक्स्ट चैलेंज होता है सिकंदर के पास, धनानंद। धनानंद कहाँ के रूलर होते हैं, मगध रीजन के। और मगध को जीतना असंभव था, क्योंकि मगध के पास बहुत ही विशाल सेना थी, बहुत फाइटर एलिफेंट्स थे। तो यहाँ पर सिकंदर की सेना को लगता है कि अब बहुत हुआ, घर लौट चलते हैं, क्योंकि 335 बीसी से चले हुए हैं, क्या ही दुनिया जीतेंगे हम, और कभी जीतेंगे। अब हमें अपने घर की याद आ रही है, तो बेटर है हम घर को चलते हैं। तो जब इसकी सेना ने ही जवाब दे दिया आगे चलने से, तो यहाँ पर सिकंदर वापस लौट जाता है। जो इंडिया और पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो एरिया था, जो आज की डेट में है, वो एरिया ये दे जाता है अपने कमांडर सेल्कस निकेटर को। तो ये आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। सेकंड स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वेयर इन अ पाली एंड वेयर रिटन इन द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। तो मतलब अशोका फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शन की थी, कि वो जनता को बताना चाहते थे, मतलब जो एग्जैक्टली आने वाली पीढ़ियाँ उनको एक मैसेज देना चाहते थे। और सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, कि अशोका की जितनी भी इंस्क्रिप्शन है वो पाली लैंग्वेज में थी, और साथ साथ ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में थी। देखिए यहाँ पर आपका कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, तो यहाँ आपकी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगी। ठीक है, कि अशोका एग्जैक्टली ऐसे रूलर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी इंस्क्रिप्शन बनवाई है, और इंस्क्राइब इन्होंने करवाया था, लेकिन पाली में नहीं करवाया था, ब्राह्मणी में जरूर करवाया था। यहाँ पर इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ किया था। दो उस समय लोकल लैंग्वेज चलती थी, पाली और प्राकृत। तो इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन करवाया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी, मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। देखिए अशोका ने 261 बीसी में एक बैटल लड़ा था, बैटल ऑफ कलिंगा। और कलिंगा एग्जैक्टली हम कौन से एरिया को कहते हैं, जो कोस्टल उड़ीसा वाला एरिया है। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था किसी भी राजा के लिए। तो ये एरिया जीतने के लिए अशोका ने 261 बीसी में एक बैटल लड़ा, और ये बैटल अशोका जीत जाता है। जीतने के बाद अशोका यहाँ पर पूरा का पूरा अपना कंसेप्ट ही बदल देता है जीने का। मतलब होता कि एग्जैक्टली लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं इस बैटल में, अशोका की तरफ से भी, और जो नंदराज थे, मतलब दूसरे ऑपोजिशन में जो एग्जैक्टली मतलब दुश्मन थे इसके, जो बैटल लड़ रहे थे उनकी तरफ से। तो काफ़ी लोग मर जाते हैं। एक रिवर फ्लो करती है यहाँ पर, दिया रिवर उस समय। तो इस रिवर में ऐसा कहा जा रहा है कि पानी की जगह खून बह रहा था, और इसको देखते हुए अशोका का एकदम से हृदय परिवर्तन हो जाता है। और अशोका यहाँ पर फिजिकल एक्यूपेशन को छोड़कर कल्चर एक्यूपेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर भीर घोष को छोड़कर, भीर घोष आपने डेफिनेटली ये वर्ड सुना होगा अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री
पढ़ा होगा, भीर घोष को छोड़कर धमा घोष की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाता है। और भीर घोष हम किसको कहते हैं, फिजिकल ऑक्यूपेशन, और धमा घोष हम किसको कहते हैं, कल्चरल ऑक्यूपेशन। और ये किसके कहने पे बुद्धिस्ट कल्चर को अपनाता है, बुद्धिज्म को अपनाता है, उपागुप्त के कहने पे। और उसके बाद ये पूरे जीवन बुद्धिज्म कल्चर को प्रमोट करने में लग जाता है। और उसके बाद धमा मंत्रास की नियुक्ति करता है। इसी के समय में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। और अशोका चक्र तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। द हुनोस मेड देयर फर्स्ट अटैक इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ समुंदरगुप्त। सेकंड स्टेटमेंट है, समुंदरगुप्त क्लेम्ड ही वाज द अवतार ऑफ विष्णु भगवान ऑन अर्थ। स्टेटमेंट थर्ड है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस ऑफ द विक्ट्री ऑफ स्कंदगुप्त ओवर द हुनोस। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत, या तीनों सही है तीनों गलत। वैसे तो ऑप्शन में हमारे को गिवन ही नहीं है कि तीनों सही वाला जो ऑप्शन, तो आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। समुंदर गुप्त के समय में गुप्ता टाइम पीरियड पीक पर था, तो हुनोस का आक्रमण करना यहाँ पर बहुत मुश्किल था। हुनोस एग्जैक्टली कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशियन ट्राइब थे, और ये इंडिया में लूटपाट करना चाहते थे, अपने आप को सेटल्ड करना चाहते थे, और समुद्रगुप्त के समय में तो करना असंभव था, तो ये एग्जैक्टली नहीं आए थे। और एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम ये किसके समय में आए थे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कुमार गुप्त के समय में। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, समुद्रगुप्त क्लेम्ड ही वाज अ अवतार ऑफ विष्णु भगवान ऑन अर्थ, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी, और थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता है स्कंदगुप्त की विक्ट्री, जो हुनस पर उन्होंने विक्ट्री हासिल करी थी। ठीक है जी। और ये लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी के। इसके बाद जितने भी रूलर्स हुए हैं वो वीक ही थे, और लास्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के विष्णुगुप्त। और ये जो एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट है, गुप्ता अम्पायर, मौर्य अम्पायर, ये हम सब डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, MPPSC सीरीज, और इस सीरीज में हम एंशियंट हिस्ट्री से ही कवर कर रहे हैं। अब देखिए, आप स्टेट PCS अगर MP की तैयारी कर रहे हैं, बिहार की तैयारी कर रहे हैं, उड़ीसा की तैयारी कर रहे हैं, त्रिपुरा की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सभी स्टेट में से आप किसी भी स्टेट में रहकर वहाँ के PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस तो सेम ही होगा। जो हिस्ट्री का है और जो ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स का है, ये सिलेबस तो सेम ही रहेगा। हाँ, स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर हम कवर करवाएंगे स्पेशल आपको। और MP का जो एग्जैक्टली अभी के लिए हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम कॉमन सिलेबस कवर करवा रहे हैं। और आप किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सेशन देखिए। इन सेशंस में आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी के लिए साइंस के सेशंस अवेलेबल हैं। साइंस का सेशन आपको देखने को मिलता है ट्यूसडे, उसके बाद थर्सडे आता है हिस्ट्री का, और सैटरडे आपको देखने को मिलेगा पॉलिटी का। तो ये 3 दिन आप देखिए सेशंस, काफ़ी डिटेल में हम कवर करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन द सिग्नेचर ऑफ द किंग हर्षवर्धना। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से इंस्क्रिप्शन में हमें हर्षवर्धना के सिग्नेचर देखने को मिल रहे हैं। सोनपट इंस्क्रिप्शन, भास्केरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, एंड मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन। और मैं आपको बता दूं, इन तीनों इंस्क्रिप्शन में हर्षवर्धना का हमें जिक्र देखने को मिलता है, मतलब हर्षवर्धना से रिलेट करती हैं ये इंस्क्रिप्शन। तो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि बताइए कि कौन सी इंस्क्रिप्शन में हमें हर्षवर्धना के सिग्नेचर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भास्केरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भास्केरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसका नाम कैसे पड़ा, एग्जैक्टली यूपी और बिहार, यहाँ पर भास्केरा कम्युनिटी रहती थी, और मेनली वो डिपेंडेंट थी बैम्बूस जो वहाँ पर लगाए जाते थे, बैम्बूज लैंड पर। और उन्होंने सबसे पहले इस इंस्क्रिप्शन को फाउंड करा था, डेट्स वाई इसका नाम पड़ गया था भास्केरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। और इसी में ही हमें सिग्नेचर देखने को मिलते हैं। और ये टाइम पीरियड ऐसा कहा जाता है, और टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, किसके थ्रू निकालते हैं, कार्बन 14 एलिमेंट के थ्रू। और ये टाइम पीरियड क्या है, 628 से लेकर 631 AD। इस टाइम पीरियड में हर्षवर्धना ने सिग्नेचर किए होंगे इस प्लेट पर, इस इंस्क्रिप्शन पर। और जो सोनपट इंस्क्रिप्शन है और मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इसमें हमें हर्षवर्धना की विक्ट्री के बारे में पता लगता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्रोनोलॉजी में जो विक्ट्रीज थी
वो हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पर देखते हैं इंस्क्रिप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सी.आर. दास मूव द मेन रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस इन नागपुर in 1920 and played a major role in promoting the movement. Second statement है Jawaharlal Nehru ji was engaged Gandhi ji decision to withdraw the movement. थर्ड है अली ब्रदर मेनली खिलाफत आंदोलन को यहाँ पर एक तरह से लेकर आए थे शौकत अली एंड मोहम्मद अली, और खिलाफत लीडर्स जो थे वो चाहते थे vehemently opposed गांधी जी इन हिज नेशन वाइड टूर टू सेपरेट द मूवमेंट। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करने के लिए समझा देता हूँ। देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करा गया था गांधी जी के द्वारा 1920 में, ठीक है जी। और यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट भी बिल्कुल साथ में मर्ज कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। अब खिलाफत मूवमेंट क्या था कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में टर्की के खलीफा हार गए थे तो उनका जो एरिया काफ़ी कम कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। उसको देखते हुए ना ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। वो खलीफा को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो उनको लगता था कि हमारे खलीफा की बेइज्जती यहाँ पर करी जा रही है, मतलब ब्रिटिशर्स ने एक छोटे से एरिया में उनको सीमित कर दिया। तो उसके खिलाफ हमें खिलाफत मूवमेंट देखने को मिला था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंडिया में भी लॉन्च करा था अली ब्रदर्स ने। तो गांधी जी ने यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मुस्लिम हिंदू की एकता बनाने के लिए खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक कर दिया था। अब आपको समझ में आ गया। अब मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस बताए थे, तो उसमें सी.आर. दास जी 1920 के सेशन में हेड थे। तो उन्होंने मेन रेजोल्यूशन लिया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम यहाँ पर बढ़ चढ़ कर चलाएंगे, मतलब चलाएंगे, और ब्रिटिशर्स को यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं रिजिस्ट करेंगे बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि गांधी जी लीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर वायलेशन तो हो ही नहीं सकती है ना। और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। जवाहरलाल नेहरू जी एंगेज में थे जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया। अली ब्रदर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि गांधी जी नेशन वाइड स्पोर्ट मतलब टूर ना करें, मतलब वो चाहते थे नेशन वाइड टूर करें। तो यहाँ पर अपोज के हक में नहीं थे, क्योंकि अली ब्रदर भी तो साथ दे रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। होपफुली शायद मैं यहाँ पर स्टेटमेंट गलत बोल गया हूँ लास्ट में, बट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। तो आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है ना ये गलत हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What was the name given by Netaji Subhash Chandra Bose to Andaman and Nicobar Island when these were briefly captured by INA during World War II? तो वर्ल्ड वार सेकेंड में नेताजी 1943 दिसंबर में यहाँ पर पहुंचे थे। तो नेताजी का काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड्स हैं, तो इनको रीनेम्ड करा गया था जो अभी करंट गवर्नमेंट है उनके द्वारा 2018 में, दिसंबर 30 2018। ये दिन को भी आप याद कर सकते हो। इस दिन इन आइलैंड्स को इनके नेम चेंज करे गए थे, तो आपको बताना है क्या नाम रखे गए थे। ऑप्शन ए है शहीद स्वराज्य, ऑप्शन बी है समर्पण संग्राम, ऑप्शन सी है विरोध स्वराज विद्रोह सॉरी, ऑप्शन डी है संकल्प एंड शांति। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शहीद एंड स्वराज। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए एग्जैक्टली रोज आइलैंड जो है उसका नाम कर दिया गया है रोज आइलैंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ये फर्स्ट आइलैंड का नाम चेंज करा गया है। सेकंड आइलैंड जो है यहाँ पर उसका नाम रखा गया है शहीद आइलैंड, और शहीद आइलैंड एग्जैक्टली किसका नाम चेंज करा गया है, नील आइलैंड का, नील आइलैंड इसका नाम चेंज करा गया है शहीद आइलैंड। और एग्जैक्टली हैवलॉक आइलैंड हुआ करता था एक हैवलॉक, इसका नाम अब हमें देखने को मिलेगा स्वराज आइलैंड। तो नील आइलैंड का शहीद और स्वराज का हैवलॉक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एरो भी लगा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। और आपको इस वीक सभी की सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है। 10 सेशंस ऑलरेडी घटना चक्कर के हो चुके हैं। होपफुली इन सेशंस में आपको ऐसा कोई भी दिक्कत ना आ रही हो और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशंस लग रहे हो। और अगर इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है किसी भी सेशन के, चाहे वो करंट अफेयर का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो,
या फिर वो साइंस का हो। आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम कोशिश करेंगे वहीं के वहीं आपके डाउट्स क्लियर करें। चलिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे।